भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून पास किया गया था जिसका नाम था रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जबरदस्ती भारतीयों पे लाद दिया था, थोप दिया था। ऐसा नहीं है कि उस कानून का विरोध नहीं किया गया था, काफी विरोध किया गया कि ये कानून भारतीयों पे ना लादा जाए या ना थोपा जाए। फिर भी काफी विरोध के बाद भी भारतीयों के ऊपर रॉल्ट एक्ट नाम के कानून थोप दिया गया, लगा दिया गया। तो इस कानून में था क्या? तो ये कानून जो पास हुआ था रॉल्ट एक्ट, वो 1919 ईस्वी में कानून ये पास कर दिया गया था भारतीयों के ऊपर। तो इस कानून को ये बोल के पास किया गया था और ये बता के कि ये राजनीतिक करने वाले जो व्यक्ति होंगे और वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों को करता है तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है गिरफ्तार कर लेगा और बिना उस पर मुकदमा चले उसको 2 वर्ष तक ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जेल के अंदर रख सकता है और उस व्यक्ति पे कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता 2 वर्षों तक। मतलब ये हो गया कि अगर किसी को के ऊपर भी शक हो गया कि हाँ चलो ये राजनीतिक गतिविधि करने वाला व्यक्ति है, या 5 लोग कहीं खड़े होकर अगर बात भी करते रहते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर लग जाता था कि ये हमारे ही बारे में या हमारे गवर्नमेंट के बारे में ये 5 लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो वो उन 5 को उठा के जेल में डाल सकते थे और डाल देते थे और उन 5 लोगों के ऊपर कोई भी मुकदमा 2 वर्षों तक नहीं चलाया जा सकता था। ये कानून, ऐसा कानून बनाया गया था। जबकि तुम्हें पता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हमारे स्वतंत्र भारत में अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे तक ही पुलिस जो है अपनी कस्टडी में उसको रख सकता। 24 घंटे के बाद जो है उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़ता है और फिर बाद में ये होता है कि हाँ भाई ये दोषी है या फिर निर्दोष है। किसी के ऊपर एफआईआर हो गया किसी गतिविधि को लेके, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी व्यक्ति है कि इसने ये कार्य किया ही था। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता कि वो गुनहगार है जब तक कि उस पर वो चीज साबित नहीं हो जाता। तो साबित होने तक वो गुनहगार नहीं होता है। लेकिन इस कानून में क्या था कि इस कानून में तुम अपना पक्ष रख भी नहीं सकते थे कि हाँ मैं इस बात को लेके बहस कर रहे थे या हम गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी ऐसी गतिविधियों नहीं कर रहे थे, हम आपस में बात कर रहे थे। तुम अपना पक्ष रख भी नहीं सकते थे। तो राजनीतिक उस समय जो व्यक्ति थे वो अपना पक्ष नहीं रख सकते थे रॉल्ट एक्ट कानून के विरुद्ध में। उन्हें 2 वर्षों तक जेल में रहना ही था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के रहमो करम हो गए तो वो पहले छोड़ देगा तो छोड़ देगा, लेकिन तुम किसी कानूनी दांव पेच से 2 वर्ष से पहले बाहर नहीं आ सकते थे। तक तुम्हारे ऊपर कोई भी जो है ट्रायल चल ही नहीं सकता। तो इसी कानून को जो है भारत में काफी दमनकारी कानून बताया गया और इसको एक काला कानून भी बताया गया था भारत में। उस समय 1919 ईस्वी में इसको काला कानून की भी संज्ञा दी गई थी और ये काफी दमनकारी कानून था। दमनकारी कानून का मतलब है कि बिना सामने वाले का कुछ सुने और जो मन में आया अगर उसको लगा तो उठा के जेल में डाल देना। तो ये था हमारा रॉल्ट एक्ट कानून जो 1919 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों के विरोध करने के बावजूद भी भारतीयों के लिए लागू कर दिया गया था। देखो नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या ये कानून जब लागू हो गया तो क्या कोई भारतीय जो है अपनी असहमति फिर से किसी दूसरे तरीके से नहीं दर्शाया? कानून लागू होने से पहले भी भारतीयों ने असहमति दर्शाया था कि ये कानून लागू नहीं होनी चाहिए, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून लागू कर दिया। तो क्या किसी भारतीय ने इस दोबारा से कोई असहमति नहीं दिखाया? तो दोबारा से असहमति दिखाया गया, जिसमें इसके लिए आंदोलन भी किया गया था। तो गांधी जी ने इस कानून को या गांधी जी ने ये जो कानून रॉल्ट एक्ट कानून पारित किया गया, लागू किया गया, इस कानून को काफी ही गलत कानून बताते हुए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, इसके विरुद्ध में गांधी जी, रॉल्ट एक्ट कानून के विरुद्ध में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन थी क्या? कैसे गांधी जी ने इन आंदोलन को आगे बढ़ाया और किस तरीके से इन आंदोलन को किया? तो ये आंदोलन अलग अलग शहरों में रैलियों तथा जुलूसों का आयोजन करके गांधी जी ने लोगों को इस कानून के विरुद्ध में खड़े होने के लिए लोगों को समझाने की कोशिश किए और समझाए कि हमें इस कानून के विरुद्ध में जो है लड़ना होगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम पहले भी विरोध कर रहे थे और अगर ये लागू कर भी दिया गया फिर भी हम इसका विरोध करेंगे। तो उसके लिए गांधी जी ने क्या किया, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में रैलियां आयोजन किया, जुलूस
आयोजन किए। रैलियां समझते हो, गांधी जी डंडा लेके और आगे आगे चलते थे और लोग उनके पीछे पीछे रैलियों में चलते रहते थे, और उनकी रैलियों में बड़े बूढ़े बुजुर्ग औरत महिलाएं सभी होते थे, क्योंकि वो हर एक आंदोलन उनका हिंसात्मक होता था। तो इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें अलग अलग कस्बों में, अलग अलग शहरों में रैलियां और जुलूसों का इन्होंने आयोजन किया। इसके साथ साथ जो रेलवे कर्मचारी थे, रेलवे, क्योंकि उस समय भारत में रेल व्यवस्था शुरू हो गई थी, तो रेलवे कर्मचारी ने भी उस आंदोलन में भागीदारी देने के लिए क्या किया, वो अपने कार्य पे जाना बंद कर दिए और वो हड़ताल कर दिए, रेलवे कर्मचारी। क्योंकि रेलवे जो संस्था थी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अधीन था, क्योंकि पूरा देश ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था। तो रेलवे कर्मचारी, जो भारतीय रेलवे कर्मचारी थे, जो भारतीय लोग उसमें कार्यरत थे, कार्य करने वाले थे, उन लोगों ने हड़तालें कर दी। हड़ताल का मतलब होता है वो अपने काम पे जाना बंद कर दिए। और साथ साथ जो दुकानदार थे, जो दुकानें चला रहे थे, उन लोगों ने भी अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी इस आंदोलन के सपोर्ट में, और वो भी इस आंदोलन के सपोर्ट में लग गए। फिर उसके बाद ये सारे व्यक्ति जो आंदोलन में चल रहे थे, वो सारे व्यक्ति ये अमृतसर के जो जलियांवाला बाग था उसमें सारे इकट्ठा हुए। सभी हर जगह से व्यक्ति आए और वहां जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण रूप से सभाएं की गई, सभाएं हुई। उसमें गांधी जी के द्वारा स्पीच दिया गया, बताया गया हमें क्या करना है, कैसे विरोध करना है। तो सारे शांतिपूर्ण तरीके से वो जलियांवाला बाग के अंदर ये सारी सभाएं संपन्न हो गई थी। इस आंदोलन के बाद एक आंदोलन शुरू किए थे 1919 में ही, जिसका नाम था सत्याग्रह, रॉल्ट सत्याग्रह, रॉल्ट सत्याग्रह। तो चौथा सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, चौथा, वो था रॉल्ट सत्याग्रह। 3 सत्याग्रह के बारे में मैं बता चुका हूं। पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में, दूसरा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा में, और तीसरा सत्याग्रह गुजरात के अहमदाबाद में। तो 17 में चंपारण में शुरू हुआ पहला सत्याग्रह, 18 में खेड़ा और अहमदाबाद, दोनों जगह गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे। अब चौथा सत्याग्रह जो था वो सत्याग्रह था रॉल्ट एक्ट कानून के विरुद्ध में, रॉल्ट सत्याग्रह, जो 1919 में शुरू हुआ था। तो 17, 18 और 19, 3 वर्ष के अंतराल में गांधी जी के द्वारा 4 सत्याग्रह शुरू कर दिया गया था। 4 सत्याग्रह, 3 खत्म हो गए थे, चौथा रॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन के बारे में मैं पहले भी बताया था कि ऐसा कहा जाता है कि खिलाफत आंदोलन जो है वो स्वतंत्रता के लिए ऐसा कोई आंदोलन नहीं था, भारतीय स्वतंत्रता के लिए या भारतीयों के हित का ऐसा कोई आंदोलन था नहीं खिलाफत आंदोलन। लेकिन फिर भी यह आंदोलन भारत में क्यों शुरू हुआ, है ना? खिलाफत आंदोलन भारत में क्यों शुरू हुआ और किन्होंने शुरू की इन आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया? तो खिलाफत आंदोलन भारत में 1919 में ही शुरू हुआ था, जिस वर्ष रॉल्ट एक्ट लागू हुआ था और जिस वर्ष गांधी जी के द्वारा ये सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया गया था, उसी वर्ष ये भी खिलाफत आंदोलन भी 2 बंधुओं के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली 2 बंधु थे जिनके द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब क्यों की गई थी इस आंदोलन की शुरुआत इन दोनों भाइयों के द्वारा? तो प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोवन तुर्की जो था उसकी हार हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया था, 1914 से 18 तक चला था। तो तुर्की की हार हो गई थी। तो तुर्की के जो आध्यात्मिक गुरु थे, जिनको उस समय खलीफा कहा जाता था, उस समय उन्हीं का शासन था तुर्की के अंदर। तो तुर्की के आध्यात्मिक गुरु, जिसे खलीफा कहा जाता था, जो वहां के शासक थे उसी को खलीफा कहा जाता था, तो उनके बारे में एक अफवाह फैली, और अफवाह ये थी कि तुर्की जो हार गया है प्रथम विश्व युद्ध में, उनके ऊपर एक काफी कठोर संधि थोपी जा रही है, काफी कठोर संधि थोपी जा रही है। अब कठोर संधि क्या होती है? संधि, अगर कोई देश हार जाता है किसी देश से युद्ध में, तो उसको संधि करना पड़ता है कि हाँ मैं हार चुका हूं, हथियार डाल दिया, तो उसको इसकी भरपाई भी करनी पड़ती है। बहुत सारे युद्ध के नियम होते हैं। तो ये अफवाह फैल गई थी कि वहां के जो शासक है यानी खलीफा है, उसके ऊपर काफी कठोर संधि थोपी जाएगी, और उस संधि में उनका जो आधिकारिक क्षेत्र बच गया था, जो क्षेत्र उन्होंने अभी तक युद्ध में हारे नहीं थे, जो क्षेत्र उनके अधिकार में थे, उन क्षेत्र को भी उनके कब्जे से छीन लिया जाएगा। ये बातें फैल गई थी पूरे विश्व में, ठीक है। अब ये बातें जब फैली, ये तो भारतीय जो मुस्लिम थे,
भारतीय मुस्लिम भी अपना रोष दिखाने के लिए कि अगर हार गया तो उनके ऊपर इतना तुम कठोर संधि क्यों थोप रहे हो, या उनके अधिकार क्षेत्र में जो एरिया है, जो क्षेत्र है, अधिकार में जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्यों छीना जा रहा है। जो हार गए वो तो ठीक है, वो तो लेके जाओ, लेकिन जो क्षेत्र उन्होंने नहीं हारा तो वो क्यों छीने जा रहे हैं। ये सारी चीजों को लेकर जो है भारत के जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, जिसमें ये जो दो बंधु थे मोहम्मद अली और शौकत अली, जो एक नौजवान बंधु थे, मतलब काफी ज्यादा एज के नहीं थे, नौजवान थे, इन्होंने इसके लिए जो है एक आंदोलन शुरू कर दिया। अब इस आंदोलन में बहुत सारे मुस्लिम जो व्यक्ति थे और जो जानकार थे वो सब इनके आंदोलन में सहयोग करने लगे और इनके आंदोलन को करने लगे, इनके आंदोलन में भागीदारी दिखाने लगे। तो इन्होंने क्या किया, 1919 ईस्वी में ही बंबई के अंदर जो है एक खिलाफत कमेटी की गठन की, 1919 में खिलाफत कमेटी, और उस खिलाफत कमेटी के तहत जो है बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के जो फेमस लोग थे, चर्चित वर्ग के लोग थे, उनको कमेटी के थ्रू जोड़ने का एक निर्णय लिया गया और इसके कारण इनके आंदोलन ये काफी चर्चित हो गया और इन आंदोलन को भी गांधी जी के द्वारा सपोर्ट दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन उठता है कि गांधी जी इन आंदोलन का सपोर्ट क्यों किए थे, क्योंकि ये तो भारत के हित के लिए, ऐसा भारत के लोगों के लिए या भारत के स्वतंत्रता के लिए तो कोई आंदोलन था नहीं, तो गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया। देखो अब ये बात आती है कि गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन को क्यों सपोर्ट किया गया। खिलाफत आंदोलन तो कोई स्वतंत्रता के लिए आंदोलन था नहीं, भारतीय लोगों के लिए कोई आंदोलन था नहीं, भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी या जो पक्षधार थे स्वतंत्रता लड़ाइयां लड़ने के लिए, उनके सहयोग में तो आंदोलन था नहीं। तो फिर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में अपना सहयोग क्यों दिया। तो रीजन ये था सहयोग देने का कि भारत में जो रॉल्ट एक्ट कानून लगा था, उसी समय खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। 1919 में रॉल्ट एक्ट कानून भी पारित कर दिया गया और 1919 में खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी। तो गांधी जी जब ये आंदोलन कर रहे थे, कौन से आंदोलन, रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध में रॉल्ट सत्याग्रह जो आंदोलन चला रहे थे, वो आंदोलन शहर और कस्बों तक ही सीमित रह गया था। वो आंदोलन शहर और कस्बों तक ही, और गांधी जी चाहते थे कि इस आंदोलन को मैं जो है पूरे भारत में इस आंदोलन के बारे में जाने और राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो। राष्ट्रव्यापी का मतलब हो गया पूरे भारत के लोग जो है इस आंदोलन से जुड़े और पूरे भारत में ये आंदोलन चले। तो गांधी जी को एक बात ये रियलाइज हुआ, उन्होंने अब ये सोचा कि इस आंदोलन को अगर शहर और कस्बों तक सीमित नहीं रखना है, अगर राष्ट्रव्यापी बनाना है, तो उन्हें लगा कि ऐसे आंदोलन तब तक राष्ट्रव्यापी नहीं बन सकता पूरे विश्व में जब तक कि दोनों धर्म के लोग, हिंदू और मुस्लिम, दोनों जो लोग हैं, दोनों वर्ग एक साथ नहीं आएंगे। और अभी तक ये एक साथ कभी नहीं आए थे, किसी भी आंदोलन में दोनों एक साथ अभी तक विरोध नहीं किए थे। तो गांधी जी चाहते थे कि इन दोनों को एक साथ लाए और फिर आंदोलन करें, जिससे आंदोलन काफी बड़ा होगा, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो रीजन जो था गांधी जी का ये था कि वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना चाहते थे। चौथा जो सत्याग्रह था, रॉल्ट सत्याग्रह जो था, उनको राष्ट्रव्यापी आंदोलन, क्योंकि वो आंदोलन सिर्फ शहर और कस्बों तक सीमित हो गया था, इसीलिए वो चाहते थे कि आंदोलन तभी बड़ा बनेगा जब तक कि दोनों धर्म के जो लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम, दोनों एक ही छत्र छाया के आगे आके और फिर उसके बाद उसका विरोध जब तक नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन, कोई भी आंदोलन बड़ा नहीं होगा। तो यही कारण था कि उन्होंने असहयोग, खिलाफत जो आंदोलन था उसमें उन्होंने भागीदारी दी कि अगर हम इस आंदोलन में भागीदारी लेते हैं, अब भागीदारी का मतलब है नहीं कि अकेले गांधी जी डंडा लेके चले जाएंगे। अब गांधी जी जाएंगे तो उनके पीछे पीछे जितने भी असहयोग आंदोलन में उनके साथ चलने वाले व्यक्ति थे, सब वो आंदोलन में जाएंगे। तो बात विचार विमर्श के बाद जो है गांधी जी ने उस आंदोलन को सहयोग कर दिया, खिलाफत आंदोलन को। अब वो क्यों किए, तो उनकी भी मंशा सही थी कि क्योंकि वो भी चाहते थे कि पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए दोनों को एक जगह आना जरूरी है, तो शुरुआत तो किसी न किसी को करना था। तो उन्होंने शुरुआत किया कि खिलाफत आंदोलन को उन्होंने पहले सहयोग दे दिया कि चलो मैं ही तुम्हें सहयोग देता हूं, पहले मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूं। तो उन्होंने वो सहयोग दिया। तो खिलाफत आंदोलन को फिर राष्ट्र में जाना गया। इससे बहुत सारे जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे वो खिलाफत आंदोलन में इस कारण जुड़े थे क्योंकि उनके नेतृत्वकर्ता जो थे वो काफी नौजवान थे। ठीक है, टिंडर एज के जो लोग अगर
किसी नेतृत्व को संभालते हैं तो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बूढ़े, बच्चे, औरतें, कि हाँ चलो ये कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति है या ये कुछ करेगा आप देश के लिए या हमारे समाज के लिए या हमारे लिए, ऐसा होता है। तो ये सारे रीजन के कारण जो है बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोग उस खिलाफत आंदोलन में सहयोग दे रहे थे उन दोनों बंधुओं को। तो गांधी जी ये बात देख रहे थे, समझ रहे थे कि उसके पास भी जनसंख्या बल है, तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, उस आंदोलन को अपना सहयोग दे दिया। अब ये आंदोलन जब सहयोग दिया गया तब उसके बाद जो है वो आंदोलन काफी विस्तार हो गया, काफी बड़ा हुआ, और बड़े होने के बाद जो है जो रॉल्ट सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, गांधी जी के द्वारा जो रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन चल रहा था, तो इसके बाद वो सारे लोग भी इन आंदोलन में गांधी जी को भी सहयोग दिए थे। सारे लोग मिलकर जो है रॉल्ट कानून के विरुद्ध में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े थे। हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर इसका विरोध करने लगे थे। तो जब तक विरोध की संख्या ज्यादा नहीं होगी, अगर तुम लोगों को लेकर किसी चीज को विरोध करने के लिए जाओ और 200 लोगों को लेके जाओ और 2000 और 2 लाख हो गए, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वो आंदोलन उतना विस्तृत भी होगा और सामने वाले पे उसका और भी अधिक प्रभाव भी पड़ेगा। तो प्रभाव बढ़ाने के लिए जो है आंदोलन को बड़ा करना था, और बड़ा आंदोलन तभी होता जब दोनों वर्ग के, दोनों धर्म के लोग जो है आपस में एक जगह एक साथ मिलकर आंदोलन करते। इसीलिए गांधी जी ने पहल की, असहयोग आंदोलन को अपना सहयोग दिया, खिलाफत आंदोलन को अपना सहयोग दिया, और उन लोगों ने भी फिर ये रॉल्ट एक्ट जो कानून था उसके विरुद्ध में गांधी जी के साथ चलने लगे। और फिर एक बार जब शुरू हो जाता है, कोई व्यक्ति किसी के साथ चलना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे फिर वो उसके साथ चलता ही रहता है। तो गांधी जी ने उनको अपने पक्ष में किया, और फिर उसके बाद जो है सभी एक साथ मिलकर जब भी जो भी लड़ाइयां, जो भी आंदोलन हुए, तो सबने मिलकर फिर उस तरह से अपनी जितना योगदान दे सकता था उतना योगदान दिया।